नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़े और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन। कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में खुशी की लहरें। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे। मई में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में ध्वस्त किए थे जैश और लश्कर जैसे आतंकियों के लॉन्च पैड। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में सुधार। बाढ़ प्रभावितों की संख्या हुई कम। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में येलो अलर्ट जारी। अमेरिकी कैबिनेट के अधिकारी चीन के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। बातचीत के जरिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार विवाद को हल करने की जाएगी कोशिश। और ईद उल अजहा पर देश भर में विशेष नमाज। प्रधानमंत्री की सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। कहा, सद्भाव को प्रेरित करे ये अवसर। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जम्मू कश्मीर दौरे की कुछ विशेष झलकियां सामने आई हैं, जिसमें वो चुनाव ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी ये वीडियो एक्स पर शेयर किया है। पीएम ने कहा है कि ये दोनों पुल परिवर्तनकारी परियोजनाएं हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। भारत का जो सामर्थ्य है वो जाहिर तौर पर अब यहाँ दिखता हुआ नजर आता है। और वहीं कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। वंदे भारत ट्रेन के नियमित संचालन से कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में खुशी की लहर दिखाई दी। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी कल शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, और आज से एक नियमित संचालन जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुरू हो गया है। यानी कटरा से श्रीनगर तक की जो दूरी है महज 3 घंटे में अब पूरी होगी। और यात्रियों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह, यात्री काफ़ी खुश नज़र आए इसको लेकर। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर को
1 महीना पूरा हो चुका है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशेष लेख लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को मानवता और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि आतंकवाद हर दृष्टि से विध्वंसक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक का भारत दशकों से शिकार रहा है। पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों को केवल उनके मजहब के आधार पर मारा गया। ये क्रूरता बर्बरता की पराकाष्ठा थी। इस हमले का मकसद अगर देखा जाए तो भारत की एकता को तोड़ना और देश में डर फैलाना था, पर ऐसी घिनौनी कोशिश हमेशा नाकाम ही होती है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा है कि आतंकी केवल मजहब का नाम लेकर अपने कुकर्मों को वैधता देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी नीति है कि आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंक के मास्टरमाइंड के बीच अंतर किए बिना मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा भारत ने न केवल आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारतीय सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समय की मांग है कि वैश्विक समुदाय राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर आतंक के विरुद्ध एकजुट हों। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज और ऋण किस प्रकार सीमा पार आतंकवाद के पोषण में खर्च होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह दिल्ली के जामा मस्जिद समेत सभी प्रमुख शहरों में विशेष नमाज अदा की गई। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, अजमेर, पटना, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचे हुए हैं और देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांग रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। यह त्यौहार बलिदान, आस्था तथा अनेक आदर्शों के महत्व को समझता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर समाज के और देश के लिए समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन पर पीएम मोदी से बातचीत की और उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम कार्नी को हाल के चुनाव में जीत पर बधाई दी और कनाडास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए उत्साह के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हैं। और आइए जब हम G7 की बात कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि G7 जो है आखिर क्या है। दरअसल G7 के जो सदस्य देशों की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूके यानी 7 विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो G7 के सदस्य देश हैं। और ख़ासतौर से इस साल G7 के 50 साल पूरे हो रहे हैं और उसी वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ ये 7 देश बल्कि जो और भी देशों की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में 7 साल अगर देखे जाए तो 50 साल पूरा कर रहा है G7
15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में G7 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और कनाडा ने अब तक 6 बार G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता मुख्य मुद्दा इस बार इसमें रहेगा। जलवायु, डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी नवाचार पर भी G7 में चर्चा होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील को भी G7 के लिए आमंत्रित किया गया है। और आखिर क्या है G7? आपको बता दें, 7 प्रमुख औद्योगिक, जब हम अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो G7 1975 में इस समूह की स्थापना की गई थी, जो 50 वर्ष पूरे कर रही है। G7 समूह का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता है, जो कि इस बार कनाडा में आयोजित हो रहा है। आर्थिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाती है। G7 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही जब वैश्विक GDP की हम बात करते हैं, तो वैश्विक GDP में G7 देशों की हिस्सेदारी करीब 28.43% है। और आपको बता दें कि यूरोपीय संघ भी G7 की जो बैठक है इसमें हिस्सा लेता है। और लेकिन इसके साथ जब हम बात करते हैं भारत की भूमिका की, तो G7 में भारत की भूमिका को अगर हम देखें तो भारत इसमें ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है। भारत, जिसको अब आमंत्रित भी किया गया है इसके लिए, और भारत ग्लोबल साउथ का यहाँ नेतृत्व करता हुआ नजर आता है। इसमें जलवायु परिवर्तन, डिजिटल बदलाव और सतत विकास जैसे मुद्दों को भारत लगातार उठाता आया है। कनाडा के PM ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन का न्योता दिया है और ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो साल 2019 के बाद से हर साल PM मोदी बतौर मेहमान इस बैठक में शामिल होते आए हैं। भारत एक महत्वपूर्ण अतिथि देश के रूप में सम्मेलन में भाग ले रहा है इस बार भी। और ख़ासतौर से जिस तरीके से लगातार अगर देखा जाए अब, क्योंकि ना सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश है, अलग अलग हम देख सकते हैं वैश्विक रूप से उभरता हुआ नज़र आता है। और पिछले 11 सालों की अगर बात की जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसके 11 साल पूरे हो रहे हैं, उसी से जुड़ी आइए अब खबरें देखते हैं। बात करते हैं यहाँ कृषि क्षेत्र को लेकर। दरअसल देश के किसानों की पहले जहां छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी उधार लेने को उन्हें मजबूर होना पड़ता था, वहीं बीते 11 साल में मोदी सरकार के निर्णयों से उनके जीवन जो है बहुत आसान हो चुका है। PM मोदी ने एक्स पर अपने एक संदेश में कहा है कि PM किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा, उनके कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अब MSP में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को न सिर्फ फसलों की उचित कीमत मिल रही है, बल्कि उनकी आय भी बढ़ रही है। पहले हर छोटी मोटी जरूरत के लिए भी हम किसानों को उधार लेना पड़ता था। अब PM किसान योजना से सीधे खाते में पैसा आता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले बदलते मौसम की वजह से फसल खराब होती थी, बड़ा नुकसान होता था। आज मौसम की मार किसानों पे नहीं पड़ती, क्योंकि फसल के नुकसान की पूरी भरपाई होती है। खरीदार आते थे और मनमर्जी के भाव पे हमसे हमारी पैदावार ले जाते थे। आज किसानों को MSP पे खरीद का पूरा भरोसा है और मंडी से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। तो देखा आपने किस तरीके से एक बड़ा बदलाव कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। और पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि और किसानों की जो तस्वीर है उसको बदलने का काम किया है। साथ ही साथ कृषि में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देकर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, जो अब जमीन पर भी दिख रहे हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और उसके साथ साथ निर्यात भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की कृषि नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से क्या कुछ बदलाव आया है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो जाना आपने पिछले 11 वर्षों में किस तरीके से कृषि और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता को पूरा किया है सरकार ने, और न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि इसके साथ साथ अगर बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भी, तो इसने भी लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस योजना के तहत बिहार के गया जिले की अगर प्रगति की हम बात करें तो यहाँ पर गया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन डॉक्टर राजाराम प्रसाद ने बताया कि कुल 13,62,972 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 28 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि के 38,000 से ज़्यादा दावों का निपटारा भी किया गया है। इस बारे में गया जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन डॉक्टर राजाराम प्रसाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
बिहार के गया में आयुष्मान योजना ने एक रिकॉर्ड बनाया है। किस तरह का रिकॉर्ड बनाया है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गया के सीएमओ। आयुष्मान योजना 2018 में स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर के गया जी में अभी तक 13,62,000 लोगों को मेन कार्ड बटा हुआ है। 2024-25 में उन कार्डधारियों में से 18,734 लोगों को इलाज हुआ। उस पर सरकार का खर्च लगभग 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके अनुसार 2024-25 में 6,375 लोगों का इलाज हुआ। एक साल में हम लोगों ने 3 गुना इजाफा किया इलाज में। सरकार की योजना है गरीब जनता का इलाज में जो भी खर्च उनके तरफ से होता है उस पर पूर्ण रूप से खर्च न हो। और 2018 से लेकर के अभी तक अभी तक 38,424 लोगों का इलाज किया गया है, जिस पर सरकार ने खर्च किया है 28 करोड़ 62 लाख रुपया। यानी 38,000 लोगों का जो पॉकेट से खर्च होने वाला था उस पर सारे सरकार ने खर्च अपने तरफ से किया। जो घर द्वार बेच करके इलाज असाध्य रोगों का, बड़े बड़े रोगों का इलाज कराने में विवश हो जाती थी जनता, उसको सरकार ने अपने वहन किया और उसके सारे जिम्मेदारी लेकर के जनता को राहत पहुंचाया, उसको घर द्वार बिकने से बचाया, उसका पूर्ण रूप से इलाज कराया। कितने अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है? जी, हमारे ज़िला में 43 इम्पेलिमेंट हॉस्पिटल है, जिसमें हमारा प्राइवेट संस्थान 16 है और सरकारी हमारे 27 है। और उसके साथ साथ 70 वर्ष से ऊपर वाले का जिसके व्यय वंदना कार्ड बोला जाता है 951 लोगों का इलाज किया गया है। ये सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार का बहुत ही प्राइम योजना है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे गरीब जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है, लोगों का पूर्ण रूप से इलाज हो रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, गया, बिहार। भारतीय महिला पहलवानी ने मंगोलिया में आयोजित हुई इस साल की तीसरी विश्व रैंकिंग सीरीज में पहला स्थान हासिल किया है। टीम ने कुल 8 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक रहे। ऐसे में महिला टीम के कोच वीरेंद्र सिंह दहिया मानते हैं कि राष्ट्रीय कैंप से तैयारियों से न सिर्फ नई दिशा मिली है, बल्कि बेहतर नतीजे देने में भी तेजी दिखाई दी है। महिला टीम के कोच वीरेंद्र सिंह दहिया से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारतीय महिला पहलवानों ने मंगोलिया में आयोजित हुई कुश्ती की विश्व रैंकिंग सीरीज में इतिहास रचा। कुल 8 पदक हासिल किए, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक रहे। इस वक्त हमारे साथ इस टीम के कोच वीरेंद्र सिंह दहिया हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि इतने सारे मेडल्स आए और उसमें भी गोल्ड मेडल जो है वो 5 रहे। क्या एक बड़ी वजह मानते हैं इस तरह के परफॉर्मेंस की निकल कर सामने आने की? भारतीय कुश्ती महिला टीम से पूरा ही देश उम्मीद करता है और जल्दी आने वाला हमारा भविष्य अच्छा है। दिक्कत तो बहुत आई थी, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ WFI ने और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मिलकर ये रुका हुआ काम हमारा शुरू कर दिया और उसकी परिणति के रूप में आप देख रहे हो हमारी लड़कियां बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कुछ बड़े नाम थे, जैसे अंतिम पंघाल थी, रितिका हुड्डा थे। तो इन खिलाड़ियों को तैयार करना और एक पूरे कैंप को एक फिर से कहना चाहिए रिवैम्प करना, क्योंकि दोबारा से एक बार फिर से वही एनर्जी बूस्ट अप करना एक बड़ा काम होता है कोच के लिए। उसको किस तरह से किया आपने? ठीक है जी, कोच को कम से कम ये तो पता है चलना चाहिए कि अपने बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उनका पता होना चाहिए, ताकि वीकनेस पे काम करे, स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखे। और जैसे आपने बताया रितिका हुड्डा और अंतिम, ये बड़े नाम, लेकिन बड़े नाम बेशक हैं, लेकिन अब इनके अंदर काफ़ी साल की कुश्ती बची हुई है। ये 21, 22, 23 साल की लड़कियां हैं, और बल्कि जो ये मुस्कान लड़की है ये 18 साल की है, कि नया सांगवान है वो 18 साल की लड़कियां हैं। तो इन लड़कियों के साथ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं 2019 से जब ये कैडेट में थी, जब मैं कैडेट टीम का कोच था, फिर ये जूनियर में आ गई तो मैं जूनियर टीम का कोच था। अब ये 2 साल से सीनियर में आ गई तो मैं 2022 से सीनियर टीम के साथ हूँ। कोई आप लोग का कैंप जो है वो लंबे समय बाद लगा है और वो भी अब दिल्ली में लग रहा है, तो दिल्ली में कैंप लगने का कितना फ़ायदा जो है वो आप देखते हैं? भारतीय कुश्ती संघ के प्रयासों से ये कैंप भी दिल्ली में आ गया, क्योंकि पहले कैंप लखनऊ लगते रहे हैं। लखनऊ भी हमारा बहुत बढ़िया सेटअप था, लेकिन अब वो WFI और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपना तालमेल करके वहाँ लड़कों को भेज दिया ताकि कोई विवाद ना हो, और लड़कियों को दिल्ली में रख दिया। दिल्ली सेंटर प्लेस है,
यहाँ सुविधाओं की इस सेंटर पे थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन हमें WFI और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और साई टॉप्स ने बता दिया है कि जो आप मांगोगे बच्चों के लिए जो भी सुविधा है वो 15-20 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। अभी आगे की जो टूर्नामेंट्स हैं, खासतौर से अभी चौथी जो होगी वो भी रैंकिंग सीरीज़ होगी, और इसके अलावा सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो भी है, तो उसको लेकर के किस तरह की तैयारी रहेगी? हमारा मेन टारगेट तो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और पिछले 2-3 साल से हमारा परफॉर्मेंस मच बेटर नहीं रहा, क्योंकि ओलंपिक में भी सिर्फ एक ही मेडल था। हालांकि उम्मीद जिस हिसाब से हमारा मोमेंटम चल रहा था 2022 से पहले, तो उम्मीद थी कि हम 3 या 4 मेडल ओलंपिक में श्योर थे, लेकिन वो विवाद और ये जो थे उन चीज़ को अलग छोड़ दो। अब हमारा भविष्य में यही है कि भाई सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 या 4 मेडल के आसपास हम जरूर नज़दीक रखें। तो ये है कोच वीरेंद्र सिंह दहिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय कुश्ती जो है वो बदल रही है, और न सिर्फ बदल रही है बल्कि जो नए नाम है वो बहुत ज़्यादा प्रतिभा के साथ सामने हैं। ज़रूरत बस इस बात की है कि ये इसी तरह से अपने खेल पर फोकस करते रहें, खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस करें और ख़ुद को लगातार कुश्ती के खेल में आगे बढ़ाते रहें। कैमरामैन अरमान के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।